हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 एस एल अरोड़ा का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फिजिक्स चल रही है ये। अच्छा, इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, इस वीडियो के अंदर आपको इतने सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पहला और दूसरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप टॉपिक लिख लें, एस एल से चल रहे हैं हम, तो एस एल के ही टॉपिक है। आप चाहो तो बुक में देख लें, वरना आप टॉपिक यहाँ से उतार सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर कितने टॉपिक डिस्कस किए जा चुके हैं। ये पार्ट थर्ड वीडियो है, पहला और दूसरा पार्ट इस चैप्टर का ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक है प्लेलिस्ट को, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद देखेंगे इसका स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ जानने योग्य बातें हैं आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं, तो एक्चुअल में आपको मैं डायपोल बता चुका हूं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बता चुका हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का दिखता है आपको पता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको दिखाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी होंगी कुछ इस तरह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो। ऐसा नहीं है कि ये पैरेलल ना हो, अगर पैरेलल होगा तो ये कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो यहाँ पर भी इतनी होनी चाहिए, मतलब ई ए जो है वो ई बी के जस्ट इक्वल होना चाहिए। तो ये कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से था, आपको मैंने बताया था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास है और यहाँ पर दूर दूर है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी की बात करूँगा ई ए से, तो ई बी की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, पास पास है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना हुआ करेगा कि ये यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, तो कुछ इस तरह का देख लीजिएगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और पैरेलल नहीं है मतलब मर्ज होना चाह रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कैटेगरी में आता है। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम नॉन यूनिफॉर्म की तो बात ही नहीं करेंगे किसी हाल में, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का डायग्राम और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। आपके पास ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी को नहीं दिख रहा तो पिक्सल चेंज करके देख सकते हैं वीडियो का। आपके पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत बढ़िया, शाबाश, आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या दिखाना है, इसके अंदर डायपोल दिखाना। तो डायपोल आप कुछ इस तरह से दिखा दें, ये डायपोल है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज मूव करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज मूव करता है। जब इस तरह से आपने डायपोल रखा तो इस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस तरफ को, वो होगी क्यू इंटू ई। डायरेक्शन किधर को होगी फोर्स की, इस तरफ को। और निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे क्यों? क्योंकि भाई ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगने वाली है वो है आपकी Q इंटू ई। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, इस तरफ को होगी। ठीक है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी पर्टिकुलर बॉडी पर एक्ट करती है तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है, मतलब उसका जो इफेक्ट होता है ओवरऑल वो होता है रोटेशनल। तो ये डायपोल रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो मैंने आपको टॉर्क का फॉर्मूला बताया था। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, इसका डायपोल मोमेंट पहले मेंशन कर देते हैं। डायपोल मोमेंट होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को, निगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मोमेंट होता है। तो डायपोल मोमेंट आपने मेंशन कर दिया। आपको पता है दोनों पॉइंट के या फिर दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a होती है। अगर एंगल थीटा ये है तो आपके पास ये 2a साइन थीटा निकल कर आया था, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। तो इस केस में आपको टॉर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टॉर्क हो जाएगा, पहले बता देते हैं। लेट्स से AB इज द डायपोल which is placed in uniform electric field E। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है।
ठीक है, एक्सपीरियंस द टॉर्क, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ठीक है, इसका अगर वेक्टर फॉर्म दिखाएंगे तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है आपसे वेक्टर फॉर्म, आपके एकेडमिक जो टेस्ट होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि भाई आपका टॉर्क जो लग रहा है उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, तो वेक्टर फॉर्म ये है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। इसको ओपन करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का होता है पी साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा आपके पास ये निकल कर आ गया। अब देखिए टॉर्क क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये टॉर्क इस डाइपोल को रोटेट करा के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास ये डाइपोल है, ठीक है, इस पर फोर्स कितनी लग रही है, इस तरफ को लग रही है Q इंटू ई, इस पर इस तरफ को लग रही है, तो ये रोटेट होने की कोशिश कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी इस डाइपोल की, इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको क्या करना होगा, जो डाइपोल रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको जस्ट इक्वल टॉर्क लगाना है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से। ठीक है, इस पर अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से टॉर्क लगाना है। तो मान लेते हैं आपको थोड़ा सा एंगल रोटेट कराना पड़ रहा है इस डाइपोल को कुछ इस तरह से। तो थोड़ा सा एंगल आप डिस्प्लेस कराओगे टॉर्क के अगेंस्ट, देखिए टॉर्क तो लग रही है इस तरफ को ऐसे, लेकिन आपको टॉर्क के अगेंस्ट आपको इसको रोटेट कराना पड़ रहा है। तो टॉर्क तो ये चाह रही है कि पॉजिटिव वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए, मतलब कुछ इस तरह से हो जाए, और निगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से हो जाए, मतलब स्ट्रेट हो जाए। यही तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, या फिर यूं कहें कि यही तो स्टेबिलिटी की कंडीशन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जितना टॉर्क ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है इसमें, मतलब पी साइन थीटा, उतना ही टॉर्क हम लगाएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसको अपोजिट डायरेक्शन मतलब उल्टा घुमाएंगे। तो मान लेते हैं आपने थोड़ा सा एंगल घुमाया, थोड़ा सा एंगल का मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा इसको रोटेट किया, प्लस क्यू ये आ गया, माइनस क्यू ये आ गया, ये आपने थोड़ा सा रोटेट किया। ठीक है, इसको अब इस थीटा को मिटा देता हूँ मैं, इसको थीटा बोल देता हूँ। आपने थोड़ा रोटेट किया, इसको आप डी थीटा कह दीजिएगा। जब आपने इसको थोड़ा रोटेट किया है तो माय डियर आपको थोड़ा सा वर्कडन करना पड़ेगा। तो ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको जब आपने थोड़ा रोटेट किया है तो थोड़ा वर्कडन कितना करना पड़ेगा, तो कहेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू डी थीटा। भाई डी थीटा एंगल से रोटेट कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, भाई आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, दैट इज डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू आपके पास क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा टाउ इंटू डी थीटा। भाई टाउ को आपने डी थीटा मतलब उल्टा घुमाया आपने, थीटा थोड़े से डी थीटा एंगल पर आपने घुमाया। टॉर्क तो एक्चुअल में कितनी लग रही थी, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा लग रही थी इस तरफ, लेकिन आपने उतनी ही टॉर्क इक्वल लगाई है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाई है, हल्के हल्के इस तरफ, और आपने एंगल कितना घुमाया है, डी थीटा। तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपको स्मॉल वर्डन करना पड़ा स्मॉल एंगल डिस्प्लेस कराने के लिए। अगर मैं ये कहूँ θ1 से θ2 तक लेकर आना आपको डायपोल को, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू θ1 टू θ2। भाई θ1 जो है इसकी इनिशियल कंडीशन है, θ1 पर रखा हुआ आपका डायपोल, तो θ1 से θ2 तक लेकर जा रहे हो आप डायपोल को घुमाते हुए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। देखिए ऊपर की थ्योरी है, आई होप आपने ये थ्योरी नोट कर ली होगी, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको रफ कर देते, मेरे पास स्पेस नहीं है यार, इसको रफ कर देते हैं, जल्दी से उतारते रहें साथ साथ। तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू वर्क कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक आपने इस डायपोल को रोटेट कराया। ठीक है, तो θ1 से θ2 तक आपने रोटेट कराया, और आपका जो स्मॉल वर्क था वो था डी डब्ल्यू। ठीक है, θ1 से θ2 ऐसे रहने दो, डी डब्ल्यू की वैल्यू रखो,
टाउ इंटू डी थीटा, यहाँ तक हो गया। अब टाउ की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, θ1 से θ2। टाउ की वैल्यू होती है PE साइन थीटा और डी थीटा ऐसे रहेगा। देखिए डेरिवेशन बिल्कुल फर्जी है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, लेकिन इसके अंदर कुछ जानने योग्य बातें इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आगे ही लिख रहा हूँ। PE कांस्टेंट है, ये बाहर निकल कर आ जाएगा और θ1 से θ2 इसके अंदर रहेगा साइन थीटा और डी थीटा, जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना होता है उस क्वांटिटी को आप इंटीग्रेशन के अंदर रखते हो, बाकी ऐसे कांस्टेंट बाहर निकल कर आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, टाउ इज इक्वल टू PE θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक साइन थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन में क्या आएगा, यहाँ को लिख देता हूँ, इस क्वांटिटी को यहाँ लिख देता हूँ। ध्यान रहे मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचाऊँ, आप देखते रहे। W इज इक्वल टू PE। अब देखिए साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है आपको, θ1 से θ2 तक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। θ1 से θ2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है। ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, अगर डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कोस थीटा आता है। ठीक है, इसको और आगे लिखते हैं। P आपका एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा और साथ में माइनस भी आ जाएगा इसका बाहर को। अब अंदर बचेगा कोस थीटा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ अभी। कोस थीटा और θ1 ये रहा, θ2 ये रहा। अब गाइस इस लिमिट को खोलने का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से है। आपको क्या करना होगा, जब भी लिमिट खोलनी हो, ये लोअर लिमिट कहलाएगी, ये अपर लिमिट कहलाएगी, तो उसको ओपन करने का कॉन्सेप्ट ये रहेगा। मान लेते हैं कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर A है, तो इसको ओपन कैसे करोगे, इसकी लोअर लिमिट मान लेते हैं A है और इसकी अपर लिमिट मान लेते हैं B है। तो इसको ओपन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, A की जगह आप B रख दो और फिर A की जगह आप A रख दो। मतलब क्या है, इस फिजिकल क्वांटिटी की जगह रिप्लेस करके दिखाओ इस अपर लिमिट को और फिर लोअर लिमिट को। तो ये होता है लिमिट को ओपन करने का कॉन्सेप्ट। बायो वाले जो हैं वो इस तरह से ध्यान रहे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर क्या दे रखा आप, माइनस का PE कोस थीटा और θ1 θ2 ये आपकी लिमिट हो गई। तो इसको ओपन किस तरह से करोगे, ओपन करने का तरीका क्या है, माइनस PE ऐसे रहेगा। ओपन करने के लिए जहाँ पर आपके पास थीटा है उसकी जगह एक बार रखोगे θ2, फिर माइनस लगाओगे। कैसे, कोस θ2 माइनस लगाओगे, फिर इस थीटा की जगह रखोगे θ1, तो कोस θ1। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें C नहीं आता, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गई। तो इसको करना क्या है, इसको यहाँ दिखा देते हैं। आपके पास वर्क डन कितना हो जाएगा, आपके पास माइनस PE कोस θ2 माइनस कोस θ1। अब माइनस जो है इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिएगा, तो अंदर करोगे तो क्या होगा PE, या फिर इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस PE कोस θ2 माइनस माइनस प्लस PE कोस θ1। इसको दूसरे तरीके से दिखाइएगा। दूसरे तरीके से कुछ इस तरह से P इज इक्वल टू माइनस का PE कोस θ2, फिर माइनस लगाइएगा, फिर आपको दिखाना माइनस का PE कोस θ1। आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, माइनस PE कोस θ2 माइनस फिर PE कोस θ1। अब देखिएगा ये आपके पास क्या है, वर्क है, और ये क्या है आपके पास माइनस PE कोस θ2, ये आपके पास एनर्जी है। माइनस PE कोस θ2 क्या आपके पास, ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। इट मीन्स ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है और ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपके पास में वर्क क्या है, वर्क जो है वो है डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल एनर्जी, दो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। इसलिए आप वर्क को डेल्टा U कह सकते हो। डेल्टा U क्यों, क्योंकि भाई ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसकी वैल्यू है माइनस का PE कोस θ1। तो इन दोनों का क्या है, ये डिफरेंस है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। खुद दिमाग लगाइएगा यार, आपके पास अगर डायपोल रखा हुआ है, शुरुआत में डायपोल रखी हुई थी, आपने इसको रोटेट कराई है, तो शुरुआत में उसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन आपने रोटेट कराई है,
अब जितनी आपने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया है उतना आपने वर्क किया होगा उसको रोटेट कराने में, तो वही तो है। अब जब रोटेट करा चुके हो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी भी अपनी कुछ ना कुछ होगी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो उतना ही होगा जितना आपने उस पर वर्क किया है। तो ये यही तो लिखा हुआ है आपके पास, ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो वर्क डन है। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो हैंस this work done is stored in the system as potential energy। भाई आपके पास जितना वर्क आपने किया है ये इस पूरे सिस्टम के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले से ही डायपोल के पास थी और आपने रोटेट कराकर उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ कर दी, तो जितना आपने वर्क किया होगा उतनी आपने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर दिए होंगे। तो यही तो है आपके पास कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो वर्क के बराबर होगा, ठीक है। हैंस दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। शुरुआत में आपके पास क्या था, आपके पास एक डायपोल था। तो डायपोल था, आपने डायपोल का क्या देखा, डायपोल का आपने सबसे पहले टॉर्क देखा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, टॉर्क है। अब आपने क्या कहा, जितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा था उस डायपोल पर, आपने जस्ट उतना ही लगाया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। तो उतना ही टॉर्क आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस डायपोल को ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के या फिर इस टॉर्क के अपोज करता हुआ टॉर्क लगाया कि नहीं, आप इसको घुमा के देखते हैं। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में आप घुमाना चाह रहे हो, तो भाई जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में घुमाओगे तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क ही एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा सिस्टम के अंदर। तो आपने ये निकाल लिया। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने थोड़ा वर्क निकाला, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया थीटा 1 से थीटा 2 तक, और ये पूरा का पूरा डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन आपने करके दिखा दिया। तो आपके पास W जो निकल कर आया वो कितना निकल गया, डेल्टा U, और डेल्टा U के आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U1 कितना था आपके पास, माइनस पी कोस थीटा 1, और U2 कितना था आपके पास, माइनस पी कोस थीटा 2। तो यही है आपके पास वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके वर्क डन के बराबर आएगा। जल्दी से चैप दो, फटाफट इसको चैप लीजिएगा, उतार लीजिएगा, और जल्दी से इसको मैं रफ करता हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है। आपने ये पूरा का पूरा डेरिवेशन कर लिया। इसके बाद इस पोर्शन को करते हैं। क्या है भाई आपके पास है W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस का पी कोस थीटा 2 माइनस, अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस पी कोस थीटा 1। W इज इक्वल टू यहाँ से P कॉमन ले लीजिएगा, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। ये आपके पास क्या था, वर्क था, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहोगे। U इज इक्वल टू पी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। जब ये फॉर्मूला समझ आ चुका है तो इस पर और देख लेते हैं कैसे काम करना आपको। ये मान के चलना है कि इनिशियली आपके पास इनिशियली आपके पास थीटा 1 जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास डायपोल रखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर है। इट मीन्स भाई यहाँ पर इसका कन्फिग्रेशन बनाकर दिखा देता हूँ। अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका डायपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है, माइनस क्यू ये है और प्लस क्यू ये है। तो इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल मोमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको पता है डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ को होता है, सॉरी ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। आपको पता है डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ को होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को होता। तो डायपोल मोमेंट गया ऊपर को, इट मीन्स पी गया ऊपर को, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री। बिल्कुल सही है, 90 डिग्री एंगल बन चुका डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो इस कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं। शुरुआत में आप ये कह रहे हो कि जो आपके पास डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर है। उस कंडीशन में क्या होगा,
तो उस कंडीशन की देख लेते हैं बात। तो आपके पास u जो होगा वो होगा PE कोस θ1। अब θ1 की जगह कितना हो जाएगा, θ1 की जगह हो जाएगा 90 माइनस कोस θ2। ठीक, कोस θ1 माइनस कोस θ2। सॉल्व करते हैं इसको, u इज इक्वल टू PE। अब कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा लोग, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस कोस θ2। ठीक है, अब u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस PE, माइनस पहले दिखा दीजिएगा, माइनस PE कोस θ2। ये आपके पास निकल कर आ चुका है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आ चुकी है, u इज इक्वल टू माइनस PE कोस θ2। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है एंगल पर। तो इसके हिसाब से हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो देख लेते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर चेक करना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है। इस सबको रफ कर देते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं। पहला आएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है जितनी ज़्यादा निगेटिव में वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की, उतना ही ज़्यादा आपका सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ को होगा। स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में बता देता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं किसको, मान लेते हैं कि आपके पास कुछ इस तरह का सरफेस है। आपसे कहूँ कि आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को आप जो है डिस्प्लेस कर दो कुछ फोर्स लगा करके। आपने डिस्प्लेस कर दिया तो ऑब्जेक्ट यहाँ आके गिर जाएगा। अगर इस तरफ को डिस्प्लेस कराओगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ आके गिर जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो आपका गिरा हुआ ऑब्जेक्ट है, क्या ये वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट गेन कर लेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, किसी हाल में नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ चुका। तो इसको कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही नहीं आ रहा। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम। यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास कुछ इस तरह की शेप है और इसमें एक बॉल आपने यहाँ पर रख दी बिल्कुल बीच में। अब आपसे कहा जा रहा है कि बॉल को डिस्प्लेस कराओ, आपने डिस्प्लेस करा दिया, और आपसे कहा जा रहा है कि डिस्प्लेस कराने के बाद इसको छोड़ दो। तो होगा क्या? बॉल इस तरह से पीरियोडिक मोशन करते 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 इन लास्ट यहीं आकर रुक जाएगी जहाँ से वो गई थी। इसका मतलब ये हुआ, अगर ऑब्जेक्ट को मैं डिस्प्लेस कर भी रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर डिस्प्लेस कर भी रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट इन लास्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिनल स्टेट में आने से ये हुआ कि ये सिस्टम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम में? भाई आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा दिया, डिस्प्लेस कराने के बाद ऑब्जेक्ट अपनी फिर से उसी स्टेट में आ गया जिस स्टेट से वो आपने डिस्प्लेस कराया था। तो अगर इस तरह का आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे कि भाई अपनी ओरिजिनल स्टेट में आकर रुक रहा है, तो ये कहलाता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये ज़रूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मिनिमम। अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रही है तो सिस्टम आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो इसी तरह चेक कर लेते हैं, आपके पास जो डायपोल है आपने उसको रोटेट कराया है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा? लेट्स चेक इट। देख लेते हैं उसको कब होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबिलिटी कब आ रही है और अनस्टेबिलिटी कब आ रही है? आपके पास फॉर्मूला क्या था? आपके पास फॉर्मूला है u इज इक्वल टू, अरे बहुत निकल रहा है इसमें से, u इज इक्वल टू माइनस के PE कोस θ
u इज इक्वल टू माइनस के पी कोस थीटा। इसको रफ कर देते हैं। आपके पास क्या फॉर्मूला, u इज इक्वल टू माइनस के पी कोस थीटा। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। आप कहोगे यहाँ तो थीटा 2 था, तो कोई बात नहीं है, आपने थीटा 2 को क्या कह रखा, थीटा कह रखा। उस कंडीशन में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्यों जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ पहली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ बात करूँगा मैं दूसरी वाली कंडीशन की। तो इसको सेपरेशन को यहाँ बना लेते हैं, दूसरी कंडीशन की बात की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि आपके पास कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डायपोल मोमेंट इस तरफ है, इस कंडीशन में आपके पास जो एंगल होगा थीटा जो होगा, मतलब फाइनल एंगल जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पर थीटा कितना होगा। अच्छा, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल। जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में होते हैं, इट मीन्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो थीटा होता है 0 डिग्री। थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, थीटा 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री यहाँ पर रखोगे तो माइनस के पी कोस 0 रखा जाएगा। तो थीटा u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, u इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले यहाँ दिखा देते हैं पूरी तरह से कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। देन थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा उस कंडीशन में u इज इक्वल टू माइनस के पी कोस 0 रखोगे। u इज इक्वल टू कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, माइनस का पी, तो u की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस का p। इट मीन्स जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है आपके पास, मिनिमम। और मैंने आपको अभी बता रखा जितनी कम आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिस्टम आपका उतना ही ज़्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ को जाएगा। अब यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आई है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आपका डायपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब देखिएगा, इसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास अगर यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ था प्लस क्यू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब इस पर एक नेगेटिव फोर्स लगेगी पीछे की तरफ को, और इस पर लगेगी फॉरवर्ड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इट मीन्स ये रोटेट हो करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक बार फिर से, ये रोटेट हो करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, इट मीन्स सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन इसकी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला गया पॉजिटिव वाला, जबकि निगेटिव वाला चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो नेचुरल कंडीशन में जो इस पर फोर्स लग रहे हैं वो इसको रोटेट करा के इस तरफ को ले जाएंगे, मतलब टॉर्क इस तरफ को लगेगा। जब इस तरफ को लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जब ये अलाइन हो जाएगा पॉजिटिव वाला इस तरफ को, निगेटिव वाला इस तरफ को, तो उस वक्त तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होगी। भाई कोई चीज़ इस तरह से घूमने की कोशिश कर रही थी, अब इस तरह से घूमने की कोशिश कर रही, लेकिन आपने ज़बरदस्ती इस तरह से घुमा रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस तरफ को, इसको घुमाने की कोशिश कर रही है, तो भाई इसको अपने ओरिजिनल कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में रखने की कोशिश कर रही है ना इसको। तो ये जो है इसकी नेचुरल कंडीशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है आपका पॉजिटिव वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है नेगेटिव वाला, तो भाई यही तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होगी। यस, आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डायपोल मोमेंट है, तब ये यू जो है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो होगी सबसे ज़्यादा कम होगी। इट मीन्स सिस्टम आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसकी अगर बात करें तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। अब देखिएगा,
मैं आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखता हूँ, U इज इक्वल टू माइनस के पी ई कोस थीटा 2 या फिर कोस थीटा। मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। इट मीन्स ये आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये वैल्यू पॉजिटिव में होगी। अब ये वैल्यू पॉजिटिव में कैसे हो? यहाँ तो पहले से निगेटिव लगा हुआ, तो आप कहोगे कोस की निगेटिव वैल्यू ले लो। जब कोस की निगेटिव वैल्यू होगी तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आपसे कहूँगा कोस की निगेटिव वैल्यू कहाँ है, तो आप कहोगे अगर मैं थीटा 180 डिग्री ले लूँ तो कोस 180 की वैल्यू होती है -1। अगर यहाँ -1 आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट मीन्स यू मैक्सिमम निकल कर आ जाएगा। तो ठीक है, तो थीटा आपको कितना लेना है? 180 डिग्री। जब थीटा 180 लोगे तो माइनस का पी ई कोस 180 हो जाएगा और u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का पी ई, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1, मतलब u आ जाएगा प्लस का पी ई। तो आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है मैक्सिमम। और मैंने आपको बताया जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम उतने ही ज़्यादा कायम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पर सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाकर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये लग रही होगी। मैं ठीक से बनाकर दिखाता हूँ, रफ करके इसको रफ करके दिखा देता हूँ। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाकर दिखाओगे तो कुछ इस तरह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये लग रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट किस तरफ होगा? इस तरफ, और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को डायपोल मोमेंट होता। इट मीन्स आपका डायपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ होगा। अब डायपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन आ गई है, पी की डायरेक्शन आ गई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस तरफ को। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस तरफ को, और डायपोल मोमेंट है इस तरफ को, एक दूसरे से जुदा जुदा, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में डायपोल मोमेंट 180 डिग्री एंगल बना रहा होगा। इसी को कहते हैं एक दूसरे के अपोज में जाना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो डायपोल मोमेंट इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में इस कंडीशन में एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो मेरे भाई 180 डिग्री का मतलब ये है निगेटिव इस तरफ है और पॉजिटिव इस तरफ है। तो होगा क्या? निगेटिव इस तरफ है, पॉजिटिव इस तरफ है, तो होगा क्या? एंगल बनेगा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री एंगल बनेगा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों है? क्योंकि ये बॉडी या फिर ये डायपोल अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है भाई? निगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की मूव करता, और पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने के लिए मूव करता। अब देखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा कर देखते हैं, भैया आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया, जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आएगा, जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाले को अपनी डायरेक्शन में ले जाएगा और निगेटिव वाले को अपोजिट डायरेक्शन में। इट मीन्स टॉर्क लग जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर मैं इसको, ठीक है, डायपोल मोमेंट इस तरफ है, इट मीन्स पॉजिटिव वाला इस तरफ है। अगर मैं पॉजिटिव को थोड़ा सा नीचे को ले जाऊं तो थोड़ा सा नीचे आते ही निगेटिव वाला थोड़ा सा ऊपर जाते ही निगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, जबकि पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा। इट मीन्स ये इस तरह से रोटेट कर जाएगा। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा दे दो, ये तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव वाला चला जाएगा और निगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। इट मीन्स ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन रखा हुआ है ये तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। इसको थोड़ा सा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए तो ये तो तुरंत रोटेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव वाला चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव वाला चला जाएगा। इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को कहा गया है हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव वाले को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस तरफ को, तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से होगा, डायपोल मोमेंट फाइनली इस तरफ को होने की कोशिश करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको यहाँ दिखाई दिया कि मैंने थीटा कितना इस्तेमाल किया था, 180 डिग्री। थीटा कितना इस्तेमाल किया था, 180 डिग्री। जब आपने थीटा 180 डिग्री इस्तेमाल किया तो आपके पास u कितना मिला आपको, प्लस का PE। प्लस का PE का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिली है। यहाँ पर एक केस और आता है जीरो पोटेंशियल एनर्जी का। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी तब आती है जब आपका थीटा 90 डिग्री लिया गया हो। थीटा 90 डिग्री लोगे तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। अगर आपके पास MCQ आ जाए, MCQ आ जाए तो MCQ आ जाए फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, थीटा मस्ट बी। थीटा क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन 180 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 0 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। कौन सा होना चाहिए, आपने क्या रखा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इट मीन्स एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, दोनों आपको डीपली समझा दिए गए हैं। अब आता है जीरो पोटेंशियल एनर्जी का। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब थीटा 90 डिग्री बना रहा होगा। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, बता देते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो आपके पास PE कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी आप U से दिखा रहे हो, ये हो जाएगा माइनस का PE कोस थीटा 2। तो आपने थीटा 2 90 डिग्री ले रखा, तो आपके पास जैसे ही आप यहाँ रखोगे कोस 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस के PE इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। अब आप कहोगे कि हम तो एजम्पशन में इनिशियली थीटा को 0 मतलब थीटा 90 डिग्री लेके चल चुके थे। भाई आपने थीटा 1 90 डिग्री लिया था और अब थीटा 2 भी आपने क्या ले लिया, 90 डिग्री। यस, हमने थीटा 1 थीटा 2 के जस्ट इक्वल करके देखा भाई, ये थीटा 1 थीटा 2 के जस्ट इक्वल करके देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो शुरुआत की बात कहना चाह रहा हूँ। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी जिसको आपने U कहा था, ये था PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। मैं इसकी बात कर रहा हूँ शुरुआत की। एजम्पशन में आपने जो इनिशियली कह रखा था थीटा जो है 90 डिग्री पे है, इट मीन्स डायपोल मोमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो उस एजम्पशन की बात कर रहा था कि आपके दिमाग में ये आ सकता था कि आपने थीटा 1 तो पहले ही एज्यूम करके रख रखा था कि 90 डिग्री है, उसी से आपने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैलकुलेट की। अब आपने थीटा 2 भी 90 डिग्री ले लिया, तो थीटा 2 90 डिग्री लेने का मतलब ये है कि भाई आपने थीटा 1 को थीटा 2 के जस्ट इक्वल कर रखा। मतलब थीटा 2 आपका कोई और दूसरा एंगल नहीं है, एक्चुअली थीटा 1 ही है, मतलब परपेंडिकुलर ही है आपका डाइपोल। तो आप यहाँ जब वैल्यू रखोगे थीटा 1 जब थीटा 2 के बराबर हो जाएगा तो कोस थीटा 1 की वैल्यू कोस थीटा 2 के इक्वल हो जाएगी। तो थीटा 1 में से थीटा 2 मतलब जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 0। 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो, एनर्जी कितनी निकल कर आ जाएगी, 0। तो आपके पास ये थे स्टेबल अनस्टेबल और 0, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं अगली कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, बाउंड और अनबाउंड चार्जेस किसको बोलते हैं, और कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर कहते हैं किसको हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर यूं कहें इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, आज की वीडियो का दूसरा टॉपिक है आपका, दूसरा नहीं है ये तीसरा है, इंसुलेटर और कंडक्टर। इनके बीच की एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हो सेमीकंडक्टर। हालांकि सेमीकंडक्टर हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में भी कर लेंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इंसुलेटर और कंडक्टर। देखिए आपके पास ये कोई कंडक्टर है, क्या है ये आपके पास कंडक्टर, ये आपके पास कंडक्टर है।
आपके पास ये कंडक्टर रहा। अब कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हुआ क्या, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश कर दी। क्या कर दिया आपने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी पॉजिटिव से नेगेटिव तक। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता। इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट किधर को होगा, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के पास होती है नेगेटिव चार्ज। दैट्स वाई दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मूवमेंट आएगा इलेक्ट्रॉनों का इस तरफ को, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है आपकी इस तरफ को। तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और आपको चार्ज पार्टिकल्स का लार्ज स्केल पर मूवमेंट दिखाई दे, तो उस मटेरियल को कहते हैं फिर आप मेटल, या फिर आप कहते हो कंडक्टर। तो कंडक्टर वही होते हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने अंदर चार्जेस का मूवमेंट कराए, वो आपके क्या कहलाएंगे, कंडक्टर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कंडक्टर या कंडक्टर्स आर दोज who shows large scale movement of charges। अगर लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ चार्जेस दे रखा है, इट मीन्स वो कंडक्टर है। अगर मूवमेंट ही नहीं आए, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी चार्जेस का मूवमेंट नहीं दिखाई दे, इट मीन्स किसी तरह की कोई करंट फ्लो ना हो। ठीक है, यहाँ पर तो करंट फ्लो हो जाएगी क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, तो मूव करने की वजह से एक लूप कंप्लीट हो जाएगा, मतलब लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ फ्री चार्जेस, या यूँ कहें चार्जेस मिल जाएगा आपको देखने के लिए, तो करंट मिल जाएगी। तो इसको कहेंगे आप कंडक्टर। क्यों, क्योंकि लार्ज स्केल पर आपको चार्ज का मूवमेंट देखने को मिला है, करंट फ्लो हो गई, तो चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हुई होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि करंट ही फ्लो ना हुई, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टैब्लिश कर दिया सिरों पर, वो करंट ही फ्लो नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल ने किसी तरह का किसी भी चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट नहीं कराया। जब चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट नहीं कराया, इट मीन्स उस मटेरियल के पास में वो चार्ज पार्टिकल्स फ्री है ही नहीं, बिल्कुल बाउंड है, न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, फ्री नहीं है। तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं आप इंसुलेटर। ठीक है, जो करंट का फ्लो नहीं कराए। अगर इसकी बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर आर दोज हु या फिर विच एस्टैब्लिश या विच शो लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ चार्जेस। यहाँ पर लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ चार्जेस देखने को मिला, दैट्स वाई दे आर कंडक्टर। अगर लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ चार्ज देखने को नहीं मिलता तो ये कहलाते इंसुलेटर। जैसे कि आपका इंसुलेटर की कैटेगरी में आ गया, इंसुलेटर की कैटेगरी में आ गया वुड। भाई वुड के सिरे पर आप पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, तो क्या वुड के अंदर चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे नहीं मिलेगा। वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, एटसेट्रा। अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूं, तो कंडक्टर में आपको मेटल्स मिल जाती हैं, सारी की सारी मेटल्स। जितनी मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करती हैं, इट मीन्स लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिल सकता है। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर कभी कभी एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं और कभी कभी एज ए कंप्लीट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर टेम्परेचर। इनके टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि भाई तुम क्या हो। अगर टेम्परेचर हाई रखोगे तो ये एज ए कंडक्टर बिहेव करेंगे, और टेम्परेचर अगर आप इनका लो रखोगे तो ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इंसुलेटर और कंडक्टर सेमीकंडक्टर का सिर्फ उनके टेम्परेचर डिसाइड करता। टेम्परेचर अगर बढ़ाते चले जाओगे तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता चला जाएगा, ये कंडक्टर की तरफ को जाएगा, और अगर टेम्परेचर घटाओगे सेमीकंडक्टर का तो ये इंसुलेटर बन जाएगा। तो आपके पास यही होता है इंसुलेटर और कंडक्टर। और अगला जो आता है वो आता है बाउंड और अनबाउंड चार्जेस। किसको बोलते हैं? बाउंड चार्जेस क्या होते हैं?
और अनबाउंड चार्जेस किसको बोलते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। ये भी अच्छा है, बाउंड और अनबाउंड चार्जेस ईजी है, हालांकि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। वो इसलिए है क्योंकि आपने अभी मेटल के बारे में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में समझा, इसलिए आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए ये न्यूक्लियस है और आपको पता है न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस इज ड्यू टू प्रोटोन, प्रोटोन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन भी रहते हैं। यस, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर किसी तरह कोई चार्ज नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस से पाया जाता चार्ज सिर्फ प्रोटोन की वजह से। अच्छा, प्रोटोन और न्यूट्रॉन को दोनों को मिलाकर इसको कहा जाता है न्यूक्लियॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के पास आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और ये आ चुकी है एनर्जी लेवल्स, जिसको आप बोलते हो ऑर्बिट। आपकी बहुत सारी एनर्जी लेवल्स मान लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे होंगे और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम तो रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है, क्या है, टाइटली बाउंड है। टाइटली बाउंड होने से ये होगा कि ये ईजिली न्यूक्लियस से डिटैच नहीं होगा, न्यूक्लियस से ईजिली दूर नहीं जाएगा। जब ईजिली दूर नहीं जाएगा तो क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दी जाए, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, तो क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? तो जवाब होगा नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक इस न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है, तो इसको कहेंगे बाउंड चार्जेस। ये आपका क्या है, बाउंड है। ये बहुत अच्छे से न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से चिपका हुआ है, तो ये इजीली नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो इसको बोलेंगे बाउंड चार्ज। लेकिन अगर ये इजीली चला जाए, इफ इट इज लूजली बाउंडेड, अगर ये बहुत लूजली बाउंडेड है, इट मीन्स इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बहुत ही कम है, तो ये न्यूक्लियस को छोड़कर चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे फिर फ्री चार्ज। जैसे कि मेटल्स के अंदर आपने देखा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो अपने अपने एटम्स के आउटर मोस्ट शेल से निकले हुए हैं। इट मीन्स अपने अपने आउटर मोस्ट शेल से निकलकर, मतलब निकले इस वजह से हैं क्योंकि उनका न्यूक्लियस के साथ इतना अटैचमेंट अच्छा नहीं रहा, इतना अच्छा फोर्स नहीं रहा, आउटर मोस्ट शेल में तो बहुत ही कम फोर्स लगा, इसलिए वो चले गए और मेटल के अंदर ही घूमने लगे। इट मीन्स वो कहलाएंगे आपके अनबाउंड चार्ज। ठीक है, तो अनबाउंड चार्ज मेटल के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाउंड चार्ज कौन से होते हैं भाई, न्यूक्लियस से जो चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, अगर बाउंड और अनबाउंड की बात कर लियो तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूव करते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मूवमेंट नहीं करता, वो बैठा रहता है। मतलब प्रोटॉन जो है अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, जो इनर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनको लेकर के बैठे हुए रहते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते रहते हैं, वो ही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर या फिर मेटल के अंदर। इंसुलेटर क्यों कहलाए, क्योंकि इंसुलेटर के पास इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में थे ही नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ बाउंड और अनबाउंड चार्ज के बारे में नॉलेज मिल गई होगी। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो का सेकंड लास्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई किस तरह से बिहेव करेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कंडक्टर को रख देंगे तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी फिलहाल 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, हालांकि 6 पॉइंट डिस्कस किए गए एसएल अरोड़ा के अंदर। अभी 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो लास्ट के 2 पॉइंट बचेंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो हमसे क्या करा है, नेट चार्ज, पहला वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगी, अगर आपने इस कंडक्टर को चार्ज दिया है। देखिए एज्यूम कीजिएगा, इमेजिनेशन कीजिएगा कि आपके पास एक कंडक्टिंग बॉल है, या फिर यूं कहें एक होलो स्फीयर है, या फिर ये कहें कि आपके पास कोई किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर आपने इस ऑब्जेक्ट को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड
भाई पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को होता है, जब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, अनबाउंड चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। जब मूव करने की कोशिश करेगा, अगर आपके पास ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो इसके अपोजिट फेसेस पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास ये एक बॉडी है और आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा निगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू निगेटिव। आई होप आपको दिख रहा होगा, यस बिल्कुल दिख रहा है। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब चूंकि ये कंडक्टर है और आपको पता है कंडक्टर के अंदर बाउंड चार्ज भी होते हैं और अनबाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज तो बहुत रेयर केस में होते हैं, बहुत ही माइनॉरिटी में होते हैं, अनबाउंड चार्ज ज़्यादा होता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो होगा क्या, जो पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव वाली साइड है, इट मीन्स ये वाली साइड जो है बाय इंडक्शन इसके पास निगेटिव चार्ज यहाँ को ले आएगी सरफेस की तरफ को। आप ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाला, मतलब पॉजिटिव वाला जो है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करेगा, निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस बॉडी के पास तो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ को चला जाएगा, जबकि निगेटिव की तरफ को आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो ये था समझने का। तो फिर दूसरा ये भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव वाला, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा निगेटिव वाला। इस हिसाब से भी आपका पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा। अच्छा, ये चार्ज तब तक मूव करता है सरफेस की तरफ को जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। कैसे, ये तो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब देखिए पॉजिटिव यहाँ आ चुका, निगेटिव यहाँ आ चुका, तो क्या पॉजिटिव से निगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस्टेब्लिश नहीं हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होगी। बाय द वे, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है कंडक्टर के अंदर, जबकि आउटसाइड क्या है, वो भी पॉजिटिव से निगेटिव है, मतलब आउटसाइड वाली इस तरफ है और इनसाइड वाली इस तरफ है। तो यहाँ अगर नेट की बात करूँगा तो नेट तो ज़ीरो निकल कर आ जाएगा। नेट ज़ीरो क्यों निकल कर आएगा, क्योंकि जितना बाहर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा उतना अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है। जब उन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ज़ीरो निकल कर आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी इस कंडक्टर के अंदर, ज़ीरो। तो पहला पॉइंट यही था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो होगी इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। ये कंडक्टर है माय डियर, अगर ये कंडक्टर ना होता, अगर ये इंसुलेटर होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती मतलब इंसुलेटर के अंदर। ठीक है, इंसुलेटर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती, चूंकि ये कंडक्टर है तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आएगा जितना एक्सटर्नल में लगा हुआ। तो नेट कितना हुआ, तो नेट तो ज़ीरो हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, ऊपर स्पेस बना लेते हैं ताकि आप ऊपर समझ सको। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या आपके पास, जस्ट आउटसाइड टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, आपने यहाँ चार्ज दे रखा, जब आप चार्ज इस तरह से दोगे, सरफेस पर चार्ज दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री से निकल कर जाएगी, यहाँ से भी 90 डिग्री पे निकल कर जाएगी, हर पॉइंट से सरफेस के परपेंडिकुलर निकल कर जाएगी, हर पॉइंट से सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। इस कॉन्सेप्ट पे आईआईटी ने क्वेश्चन पूछ रखा, चाहो तो आप आईआईटी की बुक में देख लेना। ठीक है, फिजिक्स के। तो हर पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगी। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं जा रही, भाई एक बात मान लेते हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं जाएगी, तिरछी निकल के जा रही है, तो उसका कोई तो कंपोनेंट होगा जो सरफेस पर आ जाएगा, एक कंपोनेंट सरफेस पर भी आएगा। वो सरफेस कंपोनेंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर आ चुकी है तो सरफेस पर है आपके अनबाउंड चार्ज, तो वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब मूव करेंगे इट मीन्स एक करंट आ जाएगी, अनबाउंड चार्ज की वजह से सरफेस पर करंट आ जाएगी। लेकिन ऐसा सरफेस पर नहीं होता। अगर आपके पास कोई चार्ज बॉडी है, उस पर चार्ज दे रखा है,
तो उसकी उस सरफेस पर किसी तरह की कोई करंट नहीं होती है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता ही नहीं है। चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट, स्टेशनरी चार्ज है तो इसका मूवमेंट देखने को मिलेगा ही नहीं। जब देखने को नहीं मिलेगा तो इट मीन्स कोई करंट ही नहीं आ रही। जब सरफेस पर कोई करंट नहीं आ रही तो इससे ये साबित कर सकते हैं कि यार करंट इसी वजह से नहीं आ रही क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस पर कोई कंपोनेंट है ही नहीं। इसीलिए आप यही मानते हो, ये प्रूफ हो जाता है इस बात से कि सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो फिर से समझ लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है। अब इसका उल्टा सोचते हैं कि अगर सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं निकलता, कुछ तिरछा निकलता, तो तिरछा निकलने की वजह से कोई कंपोनेंट सरफेस पर भी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब सरफेस पर भी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट मीन्स जो सरफेस वाला कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब सरफेस पर आ चुकी है तो सरफेस वाला कंपोनेंट चार्ज कैरियर्स को मूव कराने की कोशिश करेगा। जब चार्ज कैरियर्स को मूव कराने की कोशिश करेगा तो उनके मूवमेंट की वजह से तो एक करंट आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछा नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछा नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है। आई होप अब आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है? तीसरे पॉइंट में कह रहा है द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, मैं कंडक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। इस कंडक्टर पर आपने अगर चार्ज दिया है या चार्ज नहीं भी दिया तो जो एक्सेस चार्ज है, थोड़ा बहुत फालतू चार्ज है, वो सरफेस पर आ जाएगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। सवाल यही है कि भाई अगर आपके पास कोई चार्ज है तो वो चार्ज इस कंडक्टर के अंदर नहीं होगा, सरफेस पर हो सकता। जो एक्सेस चार्ज है वो सरफेस पर रिसाइड करेगी, अंदर नहीं होगी। तो मान लेते हैं अंदर क्यों नहीं होगी। देखिए पहला चार्ज दिखा देते हैं, चार्ज सरफेस पे ही आ चुकी है। जब चार्ज सरफेस पे आ चुकी है तो अंदर मानते हैं, तो अंदर जब मानेंगे तो आप एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लीजिएगा। अंदर आपने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली। इस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहोगे तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रही है आपको? क्या कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रही है? भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाई दे रही। तो आपको पता है बाय गॉस थ्योरम, वो आपको मैं चैप्टर नंबर 1 में करा चुका हूँ। वो क्या होती है? ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर अगर देखो तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब मेरे भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, अभी आपने पहला वाला पॉइंट डिस्कस किया था, उसमें यही तो था, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी ज़ीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, जब ये पूरी टर्म ज़ीरो हो चुकी है तो इट मीन्स Q भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। जब Q ज़ीरो हो जाएगा तो इससे ये बात प्रूफ हो जाएगी कि आपका कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का एक्सेस चार्ज है तो वो सरफेस पे ही आएगा, अंदर नहीं जाएगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? शून्य होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो है तो वहाँ पर पोटेंशियल होगा कांस्टेंट। क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट। और चार्ज भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको प्रैक्टिस करने में पता लग जाएगी कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका, अगला पॉइंट है पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अंदर और सरफेस पर पोटेंशियल क्या होती है? कांस्टेंट होती है। चलो इस बात के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या है ये भाई, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये कह रहे हैं कि सरफेस, अगर आपके पास कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उस बॉडी के अंदर भी होगा उतना ही पोटेंशियल जितना सरफेस पर होगा। तो पोटेंशियल अंदर और सरफेस पर दोनों पर सेम होने वाला। तो इस बात को भी देख लेते हैं प्रूफ करके। अगर आपके पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर मैं इस कंडक्टर की बात करूं तो यहाँ पर इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? ज़ीरो। अगर आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी कंडक्टर के अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ज़ीरो। और आपको पता पोटेंशियल जो होता है, अगर E जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है
वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, देन डी वी अपॉन डी आर इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। यहाँ से डी वी की वैल्यू निकालोगे तो ये जीरो। डी वी का मतलब क्या, चेंज इन पोटेंशियल, वो जीरो है। चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल में जो बदलाव हुए हैं वो जीरो है। अब देखिए, जब दो क्वांटिटी आपस में इक्वल होती है तो उसका डिफरेंस ही तो ज़ीरो आता है। भाई दो क्वांटिटी है वो आपस में इक्वल है तो उनका डिफरेंस ज़ीरो आएगा। जब डिफरेंस ज़ीरो आएगा, अगर मैं डिफरेंस हटा दूं, इसका मतलब ये कह सकते हो ना कि v जो है एक कांस्टेंट है। v क्या है, एक कांस्टेंट है। एक तो तरीका ये है समझने का कि v कांस्टेंट होगा, इसलिए उसका डिफरेंस जो है वो ज़ीरो के बराबर आया। डिफरेंस ज़ीरो के बराबर कब आएगा, कोई चीज़, किसी भी चीज़ का डिफरेंस ज़ीरो के बराबर तभी आएगा जब वो चीज़ कांस्टेंट हो। एक कॉन्सेप्ट तो ये है समझने का। दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास ये है, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन ज़ीरो तभी आता है जब वो चीज़ कांस्टेंट हो। ठीक है, कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन क्या आता है, ज़ीरो आता है। एक बार फिर से, कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन ज़ीरो निकल कर आता। तो आपको पता लग गया होगा कि वोल्टेज कितना है, मतलब पोटेंशियल कितना है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, और उतना ही होगा जितना सरफेस पर होगा। तो सरफेस पर ही पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो सरफेस है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और आपको पता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं, एक ऐसी सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम हो। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझा रखा अच्छे से। तो 4 पॉइंट अपने ये क्लियर हो चुके हैं, बचे 2 पॉइंट, उन पॉइंटों को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अपना फिफ्थ पॉइंट जो है इस टॉपिक का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। आपके पास कोई चार्ज कंडक्टर, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कह रहे हैं इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा कहते हो, सिग्मा के प्रोपोर्शनल में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा के प्रोपोर्शनल में है। तो इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा डेरिवेटिव टाइप का है। अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे कि इर्रेगुलर शेप का आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। ये 3D ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप इर्रेगुलर है। ठीक है, अब आप इस पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करना। तो आपने मान लेते हैं ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब जब ये इर्रेगुलर शेप का है और इस पर आपने चार्ज दे रखी है तो होगा क्या भाई, जब चार्ज दे रखी है तो गॉसियन सरफेस आप ऐसा एज्यूम करोगे कि गॉसियन सरफेस इस बॉडी के अंदर भी है। तो अंदर वाले को मैंने डैश 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 से दिखा दिया। ठीक है, ये आपने अंदर वाला दिखा दिया। इसका एरिया जो है वो है A। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स इस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, जब मैंने इसको चार्ज दे दिया है तो चार्ज क्या होगा, अब चार्ज बॉडी के सरफेस पे ही रहेगा, अंदर तो जाएगा नहीं। आपको मैंने अभी कितने सारे पॉइंट क्लियर कराए कि चार्ज जो है सरफेस पे ही रिसाइड करती है, अंदर नहीं होती है। जब अंदर नहीं होगा तो ये गॉसियन सरफेस आपने जो ड्रॉ कर रखी है, इस गॉसियन सरफेस में जो सरफेस आपने अंदर लिया गॉसियन वाला, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो अंदर वाला सरफेस किसी तरह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर को नहीं निकालेगा, क्योंकि अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो वहाँ से किसी बात का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, वहाँ किसी बात का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा सिर्फ आउटर सरफेस से, क्योंकि आउटर सरफेस पे चार्ज है और वहीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। और आपको ये भी पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी वो सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी वो आ जाएगी सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। अगर मैं यहाँ ये बात करता हूँ, गॉस थ्योरम लगाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पहले लगाते हैं फाई इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई डॉट डी ए। अगर मैं इस छोटे से एरिया की बात करूँ, तो आप इसको बोल दोगे डी ए। ठीक है, तो फाई क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा। मतलब फाई जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक
फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा E डॉट डी ए। एक तो ये हो गया बाई गॉस थ्योरम। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ही रखा है या फिर सरफेस पर आपने चार्ज दे रखा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। जो आउटर सरफेस है बॉडी का वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगी। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई गॉस थ्योरम फाई जो होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इन दोनों को इक्वल कर दो तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा E डॉट डी ए के। बहुत अच्छा लगा। अब आप यहाँ क्या देखने वाले हो, यहाँ ये देखने वाले हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आप डी ए को नीचे ले आओ तो Q अपॉन डी ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ Q अपॉन डी ए है ना, चार्ज अपॉन एरिया, यही तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो यहाँ से आप इसको कह सकते हो E इज इक्वल टू सिग्मा, Q अपॉन ए को बोलते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये आपके पास निकल कर आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू या फिर E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और एक आ जाएगा यूनिट वेक्टर n कैप। तो यूनिट वेक्टर n कैप जो है वो क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस की क्या है ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन था। तो इस रिलेशन से ये पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो पहले पॉइंट में मतलब फिफ्थ पॉइंट में आपसे यही कह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल नहीं है? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो ये बात आपसे प्रूफ करवा रहा था और आपने ये बात प्रूफ कर दी। अब इस पॉइंट का लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इसको मिटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, यहां देख लेते हैं। हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी इन द कैविटी ऑफ होलो चार्ज कंडक्टर। अब देखिए आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है और यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस आ गया। ठीक है, एक छोटा सा स्पेस आ गया तो इस स्पेस को ही बोलते हो आप कैविटी, एक तरह का गड्ढा, एक तरह का छोटा सा स्पेस, खाली स्पेस, गड्ढा टाइप का जहाँ पर मटेरियल ही नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा कैविटी। अब क्या है, आपने चार्ज दे रखा तो चार्ज तो सरफेस पर आ जाएगा। चार्ज कहाँ जाएगी? सरफेस पर आ जाएगी। तो चार्ज सरफेस पे आने के बाद होगा क्या, आप बात कर रहे हो इस कैविटी की, तो कैविटी पर अगर यहाँ बात करोगे तो यहाँ चार्ज कुछ इस तरह से दिखा दीजिएगा। अब कैविटी पर आपने चार्ज दिखा दिया बाहर की तरफ। अगर मैं अंदर की तरफ की बात करूँगा तो अंदर स्पेस में क्या किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर को निकल रहा है? आपका जवाब होगा कोई भी फ्लक्स नहीं निकल रहा है। जब कोई भी फ्लक्स नहीं निकल रहा है अंदर से कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा, इट मीन्स अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी? ज़ीरो होगी। अंदर ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब अंदर जो है किसी तरह कोई चार्ज नहीं है। अगर पोटेंशियल की बात करूँगा तो वो क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। ये पॉइंट हालांकि हम डिस्कस कर चुके, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी इस तरह का आ जाए तो आपको तुरंत देख लेना कि यार यहाँ तो इसके अंदर चार्ज नहीं है, बाहर की चार्ज की हम बात ही नहीं कर रहे, हम अंदर वाले चार्ज की बात कर रहे हैं। जब अंदर चार्ज नहीं है इट मीन्स किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब किसी तरह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो और चार्ज भी ज़ीरो, इट मीन्स यहाँ पर वोल्टेज क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो आपके ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते किसको है, थोड़ा सा समझाते हैं फिर उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। एक्चुअल में ये एक फिनोमिना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? ये एक फिनोमिना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या? इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना। देखो ये एक ऐसा फिनोमिना है
जो किसी पर्टिकुलर रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर देता। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। जैसे कि मैं एक बात कर लेता हूँ कि आपके पास एक होलो कंडक्टर है और आपने चार्ज दे रखी है, तो होगा क्या, होलो कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज आ जाएगी, अंदर चार्ज नहीं जाएगी। जब अंदर चार्ज नहीं जाएगी तो इसका मतलब अंदर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, सरफेस पर चार्ज रिसाइड कर रहा है। तो जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब ये सरफेस जो है एक तरह से शील्ड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आने दे रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो है। तो ये जो कहलाएगा, जो जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्री कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर दिया किसी पर्टिकुलर रीजन को, तो ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इट इज़ द फिनोमिना बाय विच any surface become free from इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो गया। अगर इसको एग्जांपल दोगे तो आएगा आपका कार। अगर आपकी कार पर, ठीक है, एक रफ कार बना देते हैं, कार पर अगर कोई बिजली का तार गिर जाता तो चार्ज जो आ जाएगी वो सरफेस पे आ जाएगी। जब चार्ज सरफेस पे आ जाएगी, चार्ज कहाँ पहुँच गई, सरफेस पे पहुँच गई, तो क्या इस होलो, क्योंकि कार जो होती है होलो होती है, अंदर से खोखली होती है, तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ छूना नहीं है, छूना नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये सरफेस जो है इसने इस अंदर वाले रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर दिया। तो ये एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का वर्क करेगी कार का आउटर सरफेस। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो सच में लास्ट तक देखी है, आपने एक एक पॉइंट क्लियर करके नोट किया है, तो आपको बेशक आपको मज़ा आया होगा वीडियो में और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली भी होंगी। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और आप उनसे कह सकते हैं कि आप 12th की प्रिपरेशन यहाँ कर सकते हैं विद नोट्स। आपको मैं लिख कर दिखाता हूँ जिस तरह से आपको एक बोर्ड में लिखना होता है, आपको डिस्क्राइब करके बताते हैं आपको जिस तरह से डिस्क्राइब करना होता है बोर्ड में। तो एक बार फिर से कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।